हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने हिंदी के और जीके के प्रश्न देख लिए हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देखे। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कुछ मोटिवेशन। इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मीन्स होता है असंभव, लेकिन वो क्या कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नज़रिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन कर दो। तो सब कुछ खेल नज़रिए का ही होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बिलीव इन योर सेल्फ। तो आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक रहो, खुश रहो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है इसको। 100 क्वेश्चन है इसमें। पहला पार्ट देखते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? उसकी नौकरी, गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान होता है छात्रों का विश्वास। छात्रों का विश्वास ही तो होगा सबसे मूल्यवान उसके लिए। अगर छात्र उस अध्यापक पे विश्वास नहीं करेंगे तो अध्यापक कैसे ठीक से शिक्षण करा पाएगा? तो इसका सही आंसर सी। अच्छा अध्यापक वही हैं जो मेधावी परिश्रम हो, अपने विद्यार्थी सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा अध्यापक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो, वही अच्छा अध्यापक होता है। हम यहाँ पर केवल वही ऑप्शन को टिक करेंगे जो सबसे अच्छा है। आपको पता है शिक्षण अभिरुचि में, शिक्षण अभिक्षमता में 3, 2, 1, 0 वाला रेशो रहता है। सबसे अच्छा ऑप्शन होगा तो 3 नंबर, उससे कमज़ोर ऑप्शन होगा तो 2 नंबर, उससे कमज़ोर का 1 और सबसे कमज़ोर होगा तो 0 नंबर। तो हम यहाँ पर केवल 3 नंबर वाले पर डिस्कस करेंगे समय को देखते हुए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत हो जाए, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास दर बढ़ती है, यह सभी। देखो, शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र भी मजबूत होता है, अंधविश्वास बना रहता है लोगों में, उसमें भी कमी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र के प्रकार से व्यवहार करेंगे। किस प्रकार से व्यवहार करेंगे किसी छात्र से? अजनबी की तरह करोगे, उससे बात करना पसंद नहीं करोगे, बहुत गंभीर होकर मित्रों की तरह। तो देखो, अजनबी की तरह क्यों व्यवहार करेंगे छात्र से, और मित्रों की तरह भी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, दुरुपयोग होने की संभावना है। कई बार क्या होता है, हम मित्र की तरह व्यवहार तो कर लेते हैं छात्र से, लेकिन छात्र और अध्यापक में जो भावना होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति वो नहीं रह जाती। फिर वो क्या है, एक दूसरे को अपना मित्र समझने लग जाते हैं। इसलिए मित्र की तरह भी नहीं करेंगे और उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा भी कोई नई बात नहीं है। तो इसमें सही क्या होगा? सी, बहुत गंभीर होकर उससे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण क्या है? एक कौशल, एक कला, एक क्रिया, एक तपस्या। तो शिक्षण है एक कौशल है। शिक्षण एक प्रकार की कौशल है, एक कुशलता अर्जित की जब भी तो शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो शिक्षा तभी नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तो तभी सार्थक हो सकती है जब वह बालक केंद्रित हो या छात्र केंद्रित हो। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व क्या प्रधानाचार्य का है, शिक्षकों का है, सरकार का है, शिक्षाविदों? देखिए सभी का है, लेकिन यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा यहाँ पर शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों का है, क्योंकि शिक्षण में जो समस्याएं आती है वो अधिकतर कक्षा कक्ष में आती हैं और शिक्षक ही कक्षा कक्ष में मौजूद रहते हैं। तो शिक्षकों का ही दायित्व होता है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का। शिक्षक की योग्यताओं एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? तो उनके प्रधानाध्यापक, उनके शिष्य, समाज के सम्रांत लोग या विशेषज्ञ? क्या समाज के लोग करेंगे शिक्षक की योग्यता का मूल्यांकन या आचरण का मूल्यांकन? नहीं। कोई विशेषज्ञ आएगा? नहीं। या तो प्रधानाचार्य करेंगे या उनके शिष्य, लेकिन सबसे अच्छा मूल्यांकन तो उनके शिष्य ही कर सकते हैं ना। प्रधानाचार्य तो हो सकते हैं पक्षपात कर सके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके शिष्य। समझ में आए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी लगना, क्या यही उद्देश्य होना चाहिए? ऐसा तो नहीं।
छात्र की मानसिक योग्यता का विकास, हाँ उनकी मानसिक योग्यता का विकास करना चाहिए। छात्रों को साक्षर बनाना, ये भी सही है। बालकों का सर्वांगीण विकास, लेकिन यहाँ पर सबसे उचित विकल्प क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वांगीण विकास में ये सभी चीज़ें शामिल हैं, मानसिक योग्यता, शारीरिक विकास सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षकों के उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, शिक्षा के उद्देश्य का ध्यान रखना ही चाहिए कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, बिल्कुल छात्रों की क्या रुचि है, किस चीज़ की आवश्यकता है और कौन सी योग्यता है उनमें, इन सभी का भी ध्यान रखना चाहिए सिलेबस बनाते समय। शिक्षण अनुसंधानों का, तो ये नहीं होगा, इसका ए और बी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 11वां क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापक के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या सभी। देखिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक तो होना ही चाहिए, प्रधानाचार्य जो कि स्कूल का हेड होता है उसको प्रेरणादायक जरूर होना चाहिए। छात्रों के लिए समानता का भाव रखने वाला, हाँ सभी छात्रों को समान भाव से देखे, किसी के छात्र के प्रति वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करने वाला हो, ऐसा प्रधानाचार्य हो, तो ये भी सही है। कुशल प्रबंधक, हाँ कुशल प्रबंधक होना तो बहुत आवश्यक है प्रधानाचार्य के लिए, इसलिए इसका सही आंसर है ये सभी। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अभी बताया था मैंने, छात्र केंद्रित या बालक केंद्रित, तो इसका सही आंसर है डी, बालक केंद्रित होनी चाहिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होता है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, यहाँ पर अध्यापक लिखा हुआ है, अध्यापन होना चाहिए था, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करने वाला ही शिक्षक को होना चाहिए, ये उसका श्रेष्ठतम गुण होता है। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो अध्यापक मुख्य रूप से समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। तो हमें पता चलता है कि अध्यापक मुख्य रूप से तो समाज या छात्रों के प्रति ही जवाबदेह होता है, समाज और छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है अध्यापक। 15 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है। छोड़ देते हैं ना ग्रामीण अंचलों में बच्चे पढ़ाई, उसका क्या कारण है, स्कूल का नीरस वातावरण, हाँ ये तो है। छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, ये कोई हो भी सकता है, नहीं ये कोई बात नहीं है सही। छात्रों का अध्यापक से डरना, ये भी उचित विकल्प नहीं है इसका, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। छात्रों को ग्रामीण अंचलों में क्या होता है, बच्चे स्कूल से पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसका कारण है स्कूल का वातावरण नीरस होना। अगर स्कूल का वातावरण सरस होगा तो ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। तो अच्छा वेतन देकर थोड़ी किया जा सकता है कार्यक्षमता को बढ़ाया, कार्यक्षमता को तो बढ़ाया जा सकता है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। अगर किसी अध्यापक ने कोई कार्य किया है तो उसको कहे बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो उससे क्या होगा, प्रोत्साहित होगा और उसके कार्यक्षमता में और भी बढ़ेगा उसकी कार्यक्षमता। अध्यापक ही नहीं, बच्चे की भी यही बात है, सभी के लिए ये बात लागू होती है कि हम उनको प्रोत्साहन देंगे, अगर उनकी सराहना करेंगे तो वो आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित होंगे। लेकिन हम उनको अगर टांग खींचेंगे, उनको प्रोत्साहित ना करके हतोत्साहित करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपना कार्य ठीक से भी नहीं कर पाएंगे। अभी मुझको ही ले लो आप, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ यार कुछ लोगों को मुझसे कुछ जुड़ाव हैं, तो और कुछ लोग कहेंगे अरे यार बेकार हैं, तो फिर उससे क्या होगा, हतोत्साहित होऊंगा मैं। इसलिए इसका सही विकल्प होगा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। सभी की कार्यक्षमता तभी बढ़ाई जा सकती है उनके कार्यों की सराहना की जाए। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत हैं, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, दोनों के लिए। देखो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत किसके लिए हैं, तो महिलाओं के लिए भी हैं और पिछड़ों के लिए भी हैं। तो इसका पिछड़े भी बालकों में आए गए, तो इसमें ए और बी। सामान्य बालकों के लिए नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए हैं, इसलिए ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा 17वें नंबर का। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में शिक्षा तो ग्रहण कर ली जाती है लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार रहते हैं, उसका क्या कारण है। सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का न होना, ये भी है। शिक्षा का व्यापक प्रसार, ये तो खैर अच्छी बात है, ये प्रसार तो बेरोजगारी का कारण नहीं होगा। घटिया स्तर की शिक्षा,
ये भी कोई बात नहीं, लेकिन उद्देश्यहीन शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा विकल्प है यहाँ पर। इससे क्या होगा, अगर शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं होगा कुछ, तो शिक्षित के बेरोजगारी तो रहेंगे। अपनी शिक्षा पद्धति में भी यही तो हो रहा है कि शिक्षा की क्या है, उद्देश्यहीन शिक्षा है। उद्देश्य होना चाहिए हर कार्य का, तभी वो सार्थक होगा। इसलिए शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण उद्देश्यहीन शिक्षा है। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती हैं, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती हैं। ये सभी देखो, इसमें ये सभी नहीं आएगा। शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, जरूरी नहीं है उससे अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। हाँ, बनाती तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। और व्यक्ति को विद्वान बनाए, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। क्या सभी बच्चे पढ़ेंगे तो सभी विद्वान बनेंगे? नहीं, लेकिन व्यक्ति को स्वावलंबी जरूर बनाती है शिक्षा, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी। 20 नंबर पर चलते हैं। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व तो सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतंत्रवादी, प्रयोजनवादी। तो लोकतांत्रिक वाला, लोकतांत्रिक प्रकार का जो नेतृत्व है कक्षा का, वो सबसे उत्तम माना गया है। क्वेश्चन नंबर 21। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है? कौन सी कक्षाओं में पड़ती है अभिभावक मुलाकात की? पेरेंट्स मीटिंग कौन सी कक्षाओं में? आपको पता होगा, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। प्राइमरी कक्षाओं में ही तो पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है ज़्यादातर, तो इसका प्राइमरी कक्षाओं में हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए अभी? ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान का, ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च शिक्षा की ओर ले जाने का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो वो होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा। देखो, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार से क्या मतलब है? ग्रामीण क्षेत्रों को। और उच्च शिक्षा का प्रसार, जब शिक्षा प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा अच्छी नहीं रहेगी तो उच्च शिक्षा क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमरी शिक्षा। जानते हो आप, 8वीं तक की कक्षा की जो शिक्षा होती है वो प्राइमरी शिक्षा बोली जाती है। और प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो अपनी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर चुके हैं और 21 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं, जिनकी आयु ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। वो होती है प्रौढ़ शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, किस प्रकार की आशा करता है भाई प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी। तो देखो, प्रधानाचार्य यही आशा करेगा अपने अध्यापकों से कि बस मेरा अध्यापक समर्पण भाव से पढ़ाए बच्चों को और निष्ठावान रहे अपने कार्य के प्रति। आज्ञा पालन भाव भी होना चाहिए अध्यापक में, ये भी सोचेगा प्रधानाचार्य। और योग्यता भी होनी चाहिए अध्यापक में, और ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसमें ये सभी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों से आशा कौन कर रहा था? प्रधानाचार्य। यहाँ पर अध्यापकों से आशा कौन कर रहे हैं? अभिभावक। तो ये दोनों में अंतर होगा। निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो योग्यता एवं ज्ञान से अभिभावकों को क्या मतलब कि योग्यता एवं ज्ञान वो थोड़ी देखने जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो एक चीज़ की तो जरूर ये करेंगे कि निष्पक्ष व्यवहार करने वाला होना चाहिए अध्यापक। ये आशा तो जरूर करेंगे अभिभावक, क्योंकि वो अगर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा बालक से अध्यापक, तो उससे क्या होगा? दूसरे बालकों को क्या होगा? इससे गलत प्रभाव पड़ेगा। तो सहानुभूतिपूर्ण और एवं प्रेम भाव का भी व्यवहार होना चाहिए अध्यापक का। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की। समझ में आया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप टीचर हो या कुछ भी हो, तो आपसे जब गंभीर भाषण देने की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? इस मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे? स्पष्ट मना तो नहीं करेंगे, सहज तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसमें सही हो जाएगा सी, सहज तैयार हो जाना चाहिए हमें कोई भी भाषण देना है अगर। तो आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता ज्ञान देना है, पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव। देखो, आज का वैज्ञानिक युग है, इसमें क्या है? आध्यात्मिकता का ज्ञान बहुत कम मिलता है छात्रों को, तो वो भी बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकता के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना भी जरूरी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आवश्यक है, ऑप्शन बी। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। बिल्कुल तीनों सही है इसका। सीखने के अवसर तो मिलते ही, कार्यक्रमों में भाग लेंगे, व्यक्तित्व का विकास भी होगा और आत्मविश्वास में भी सहायता मिलेगी विकास में। तो इसका सही हो गया डी। 28 नंबर। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। तो देखो, कोई भी अध्यापक हो, अगर वो सरलता से कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसको सबसे पहले तो उसको अभिव्यक्ति करना अच्छे से आना चाहिए ना, प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए ना उसकी।
अगर वो ठीक से अपनी बात को, विचारों को प्रकट ही नहीं कर पाएगा बच्चों के सामने, तो कैसे वो शिक्षण प्रभावी होगा। इसलिए उसका सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना होता है, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना होता है, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या बालक का सर्वांगीण विकास। तो देखो, खेलों का आयोजन होना भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होने चाहिए विद्यालय में। तो उसका कारण है बालक को सर्वांगीण विकास हो सके। इससे क्या होता है, शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे खेलना पसंद करते हैं और खेलने से उनके अंदर है ना, अंदर ही एक अलग ही ऊर्जा आती है, तो इससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो इसका सही होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है। अगर आप एक छात्र हो तो उस दृष्टि से आप बताओ, विद्यालय में आपकी छात्र संगठन के बारे में क्या धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं है, इन विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व भावना बढ़ती है। तो देखो, ऑप्शन डी कितना अच्छा विकल्प है। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, विद्यालय से ही बढ़ती है छात्रों में नेतृत्व की भावना। तो इसका सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, या कहानियाँ सुनाना। तो देखो, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर अधिक देने चाहिए उन्हें। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या किया जाना चाहिए, शिशुशाला में खेल के अवसर अधिक दो, इससे उनका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ पर छोटे बच्चों की बात की जा रही है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते हैं। देखो, पाठ्यपुस्तक में जो विशेषता होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, लेकिन उनके अलावा भी क्या विशेषता होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसी बात कही गई है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्यों के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वो क्यों बोला? शिक्षकों को निर्देश भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, शिक्षक भी अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव से पढ़ाएंगे बच्चों को, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएंगे। इसलिए शिक्षकों को भी निर्देश होना जरूरी है। अच्छी पाठ्यपुस्तक वही कहलाएगी, और बच्चों को जो प्रभावित कर सके, बच्चों का विकास कर सके, ऐसी पुस्तक होनी चाहिए। ये उसकी विशेषता है। लेकिन अतिरिक्त विशेषता की बात की जाए तो शिक्षकों को निर्देश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण एकाकी परिवार नहीं, छात्रों का दूरदर्शन से अधिक समय व्यतीत करना नहीं, गाइड पुस्तकों पर भरोसा ये भी नहीं, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। देखो, शिक्षक और छात्र का कुछ अनुपात तय किया जाता है, जिसे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 40 छात्रों पर एक शिक्षक होता है, और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 35 छात्रों पर एक अध्यापक होता है। तो इस शिक्षक छात्र का अनुपात अगर सम है, सही है, तो इससे तो प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा नहीं होगी। लेकिन ये अनुपात सही नहीं है, तो इससे प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा होती हैं। तो इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों की एक ही समस्या है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके सामूहिक ढंग से। पहले छोटे बच्चों को पहले बढ़ाओ। देखो, सभी बच्चों की समस्या ही एक है, तो फिर सभी बच्चों की समस्या एक है, तो सामूहिक ढंग से ही हल होगी ना। एक एक करके करेंगे तो कब तक करेंगे समस्या हल? पहले छोटे पहले बड़े, वही बात आ गई, बहुत टाइम लगेगा छोटे और बड़े। तो इसमें क्या होगा, सामूहिक ढंग से कर दो, क्योंकि समस्या ही एक ही उनकी, तो समाधान भी एक ही कर दो सामूहिक ढंग से, टाइम भी बचेगा इससे, और सभी बच्चे सीख भी जाएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। जो आपकी सही आलोचना करता हो तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। कैसी अपेक्षा करेंगे आप उसके व्यवहार के प्रति? उसके प्रति एक मित्र के रूप में, मूर्ख के रूप में, आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर आपकी कोई आलोचना कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, वो कुछ ना कुछ बात होगी आप में, कुछ कम। आलोचना में क्या होता है, गुण और दोष दोनों शामिल होते हैं। अब आलोचना कर रहे हैं तो उससे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उससे हमें मित्र के रूप में ही व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है, ए। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं आप? क्या किसको आवश्यक नहीं मानते? प्रभावी अध्यापक के लिए केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, तो ये तो आवश्यक है, विषय को रोचक बनाता हो, वह सृजनशील हो, बिल्कुल सृजनशील होना चाहिए अध्यापक को, वह उत्तम वक्तव्य हो मतलब उत्तम बात कहने वाला हो, तो ये भी होना चाहिए। केवल दंड देने वाला हो, ये नहीं होना चाहिए, अध्यापक को आवश्यक नहीं है, ये प्रभावी अध्यापक नहीं होता इससे तो क्या होता है, दंड देने से तो बच्चा है ना और ढीठ बनता है। 37 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, किससे हो सकता है? श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। देखो, जोर से बोलने से थोड़ी संप्रेषण प्रभावी हो सकता है, जरूरी नहीं है
जो संप्रेषण प्रभावी तब होगा, हमें श्रोताओं का, जो सुनने वाले हैं, उनका भी तो स्तर पता होना चाहिए ना। मैं कुछ भी बात बता रहा हूँ आपको, अब आप छोटे बच्चे हो मान लो, तो अब छोटे बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उससे क्या प्रभावी संप्रेषण होगा? नहीं। तो संप्रेषण तभी होता है जब श्रोता का स्तर है ना उसका पता हो, सुनने वाला भी उस संप्रेषण को समझ पाए, उस विचार को, उस बात को समझ पाए, तो ज़्यादा बढ़िया संप्रेषण होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी चलने का कारण ये है कि वीडियो में टाइम कम है अपने पास और वीडियो लंबा ना हो 100 प्रश्न करने में। 38 नंबर पर चलते हैं। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए? मतलब स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। तो देखो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर। स्कूल से बच्चा क्या है नैतिक शिक्षा ग्रहण करता है, वैसे तो घर पर भी करता है, लेकिन उससे क्या होता है जो टीचर या स्कूल में सीखता है बच्चा, उससे वो ज़्यादा प्रभावी होता है और उससे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है उसके प्रति। लेकिन घर वालों की बात को बच्चा इग्नोर भी कर देता है कई बार। तो इसका सही हो जाएगा ए। 39 नंबर पे चलते हैं। छोटे बच्चों की शिक्षा, एक मिनट, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। देखो छोटे बच्चे को अगर शिक्षा देना तो जरूरी है, लेकिन उनको गृह कार्य दे, ऐसे बोझ नहीं देना चाहिए गृह कार्य का। विद्यालय जाने के लिए तो कहना चाहिए, लिखने पढ़ने के लिए भी उनसे बोलना चाहिए, लेकिन उनको गृह कार्य का बोझ नहीं देना चाहिए। तो वो अपनी रुचि से करे तो अच्छी बात है। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना। हाँ, यही हो जाएगा इसका। तो जगह अपने कोई आप टीचर हो और आपके बच्चे उन्नति कर रहे हैं तो आपको आत्मसंतोष की भावना होगी। तो इसका सही आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र छात्राओं का। देखो छात्र छात्राओं का भी होता है शिक्षा के माध्यम से, मनुष्य का व्यक्तित्व का भी होता है, आदर्श का, परिवार का भी होता है, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों में सभी शामिल हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से कल्याण समाज के सभी वर्गों का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसे देंगे? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विचारों को, उच्च शिक्षा को, उच्च विचारों को, आस्था को। तो एक अध्यापक के रूप में आप सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोणों एवं विचारों को प्राथमिकता देंगे। क्वेश्चन नंबर 43। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है, आप पढ़ा रहे हो और आपको कोई छात्र बोलता है सर आपने गलती कर दी, तो आप क्या करेंगे? छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, कोई मैडम है तो वो क्या करेगी, मतलब कहेंगी, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगे, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएगी। तो देखो छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, इससे क्या होगा? छात्र को चुप करने के लिए कहेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं, स्वीकार कर लेना चाहिए उसे। अगर कोई गलती हो गई है, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, कोई भी शिक्षक शिक्षिका हो, तो उसे अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए और सुधार करना चाहिए। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाध्यापक संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। इससे क्या होगा भाई? नहीं, ये गलत भाव, इससे भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है, वेर द्वेष भावना की। उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर हमारे कोई अर्दाना चाह रहे हैं और वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे? समझाने का प्रयास करेंगे। उस तरफ से अनदेखी करेंगे, ये होगा ही नहीं। साथियों से परामर्श करने के निर्णय लेंगे, ये भी नहीं होगा। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में। देखो मैंने बताया था ना प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है। प्रौढ़ शिक्षा वो होती हैं जो 21 वर्ष से कोई ज़्यादा का उम्र का व्यक्ति हो चुका है और वो किसी कारणवश अपनी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया है, तो उनको शिक्षा ग्रहण करवाई जानी चाहिए। वो किसके हाथ में इसकी बागडोर होनी चाहिए? तो सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या उपरोक्त सभी के हाथ में। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें डी मत लगा देना आप, उपरोक्त सभी। गैर सरकारी जो समितियाँ बनी हुई हैं उनके हाथ में ही प्रौढ़ शिक्षा के व्यक्तियों की शिक्षा के लिए अधिकार होना चाहिए। इसका सी हो जाएगा। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे। भाई अभिभावक नहीं आ रहे हैं तो बालक को क्यों दंड देंगे? हम बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। हमें तो सबको पढ़ाना है। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे या अभिभावक को लिखेंगे? अभिभावक हम लिखेंगे, भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, कोई वजह हो तो कोई बताओ, कोई कारण हो, कोई समस्या हो तो बताओ। आप अभिभावक हो बच्चे के, तो आपको स्कूल में बुलाया जाए तो आपको आना चाहिए, तो उसको लिखेंगे हम। इसका सही हो जाएगा डी। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्यसहगामी क्रियाओं में प्रभावित होना, प्रधानाचार्य तथा प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। देखो शिक्षकों के बीच अगर संघर्ष है उसका सबसे दूषित परिणाम यह होगा पाठ्यसहगामी क्रियाएं प्रभावित होगी, इससे होगी ना।
अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। देखो, अगर अनुशासन बनाना है तो शिक्षक की कक्षा प्रबंध क्षमता अच्छी होनी चाहिए, इससे अनुशासन अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। पार्ट फर्स्ट का लास्ट 2 प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान ने कहा था शिशु मस्तिष्क कोरिसलेट होता है? किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिसलेट होता है? तो ऐसे विद्वान थे अपने प्लेटो। इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो सीखने के 5 चरण बताने वाले अपने हर्बर्ट थे। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार हमने ये 50 प्रश्न देखे। नेक्स्ट 50 प्रश्न हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट 2 के रूप में। तो आपको मैं ऐसा करता हूँ 50 प्रश्न समझ में आए होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँच सके। अपने पास एक ही दिन बचा है और इसी दिन में हमें जो पढ़ना है, जो पढ़ लिया, आप बहुत कुछ पढ़ लिया, और इन क्वेश्चन को देख के आप अच्छे से एग्ज़ाम दो। मैं ऐसा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो अगले 50 प्रश्न देखते हैं। अभी पार्ट 2 देखते हैं इसका। 51 नंबर प्रश्न, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि किसी छात्र ने अनुशासन भंग कर दिया तो उसको कैसा दंड देना चाहिए? दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, ऐसा ही दंड होना चाहिए। भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, ऐसा थोड़ी होगा। वो छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, नहीं ऐसा भी नहीं करना है हमें, और स्कूल भर में उसकी चर्चा हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, ऐसा दंड देना चाहिए जिससे केवल उसको छात्र को क्या हो, उसको सुधार उसका ले अपनी गलती में, बस। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? तो ये सबसे पहले खोले गए थे जर्मनी में। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तक पढ़ना। हाँ, ये तो है, लेकिन सहायक पुस्तकें पढ़ना ये भी, अखबार पढ़ना ये भी, लेकिन इनमें सबसे अच्छा विकल्प है वार्तालाप करना। वार्तालाप करने से क्या होता है, भाषा अलग अलग प्रकार से भाषा सीखी जाती है, और प्रभावी यही उपाय है सबसे अच्छा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है भाई? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने की, धार्मिक शिक्षा की। देखो, सभी की होती है वैसे तो, लेकिन उसमें क्या है, सबसे अच्छा विकल्प की बात की जाती है यहाँ पर। तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अध्यापक का चरित्र अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है छात्रों का चरित्र भी अच्छा होगा, क्योंकि छात्र क्या करते हैं, अध्यापकों का अनुकरण करते हैं, अध्यापकों को देखते हैं, आदर्श मानते हैं अध्यापक को अपना, इसलिए उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए अध्यापक का। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से उत्तम है? देखो, वास्तविक अनुभव प्रदान करने, अगर आपको किसी भी चीज़ के वास्तविक अनुभव प्राप्त करने हैं तो उससे क्या, उसके लिए कौन सी विधि होनी चाहिए? भ्रमण विधि। हम घूमने जाएंगे तो उस चीज़ को वास्तव में देखेंगे, वहाँ पर वास्तव में उसका आकलन मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें सही आंसर तो ऐसे यही है, और प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, इनसे वास्तविक अनुभव नहीं होता है। वास्तविक अनुभव भ्रमण विधि से अच्छा होगा। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। देखो, सभी जगह साक्षरता बढ़ी है इनमें, तो ये सभी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी भाई? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी फ्रोबेल महोदय ने। किंडरगार्टन पद्धति भी इन्होंने चलाई थी। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि हैं, ये विचार किस महाशय का है? तो ये विचार है अपने टीपी नंद साहब का। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि को माना है इन्होंने। आजकल के आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, जो भारतीय पद्धति के पुराने स्कूल थे वो कौन से थे? जो आजकल के आवासीय विद्यालयों की तरह थे, तो वो थे अपने गुरुकुल। गुरुकुलों में भी क्या होता था, पहले बच्चे थे ना, जो छात्र थे, वो अपने आश्रम में ही रहकर, अपने गुरुकुल में ही रहकर, आश्रम नहीं, गुरुकुल में ही रहकर विद्या अध्ययन भी करते थे और वहीं पर रहते थे, तो आवासीय थे इनके लिए वो। भारत में शिक्षा, स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्वे, अरविंदो। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्वे थे। कार्वे वो महान समर्थक थे जो भारत में स्त्री शिक्षा के चाहते थे। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या अध्यापक। देखो, बच्चों की प्रथम पाठशाला हम किसे बताते हैं? तो प्रथम पाठशाला हम परिवार को बताते हैं, तो उसका प्रथम अध्यापक कौन होगा? उनके माँ बाप होंगे बच्चों के। तो इसका सही हो जाएगा सी। शिक्षण का कार्य
क्या हैं? हर व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, शिक्षण का कार्य कौन कर सकता है? हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति की वश का नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। देखो, शिक्षण कराना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आप लोगों को लगता है कि शिक्षण ऐसे ही हो जाता है। शिक्षण कार्य वही कर सकता है जो उसके लायक हो। हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है, मतलब ये बी हो जाएगा इसका सही। जो जिस क्षेत्र का होता है वो अपने कार्य को अच्छे से कर पाता है। कुल मिलाकर बात ये है, इसलिए हर किसी की बस की बात नहीं है। सीखने का मुख्य तत्व क्या है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, सभी चीज़ें हैं भाई। सीखने के मुख्य तत्व, सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए बालक में, और उनको अनुकूल परिवेश भी मिलना चाहिए, और उनको मोटिवेशन या प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। इसलिए ये सभी हो जाएगा इसका सही। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? देखो, अच्छा शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का होना चाहिए, हाँ। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल। व्यवहारिक मनोविज्ञान का, हाँ। तो इसका भी ये सभी दोनों में डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सैद्धांतिक आवश्यकता है। तो जॉन डीवी एक अपने मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है। ऑप्शन नंबर सी। खेल का माध्यम से शिक्षा क्या होती है? मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो ना तो समूह प्रवृत्ति को दबाती है, ना रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, बल्कि इनका क्या करती हैं और भी इनका विकास करती हैं खेल के माध्यम से शिक्षा। तो शिक्षा इनके माध्यम से मनोवैज्ञानिक होती है, अमनोवैज्ञानिक भी नहीं होती है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। देखो, शिक्षा की जो खेल विधि है उसका मतलब है कि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी हो, शिक्षा भी ग्रहण की जाए, तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। पाठ योजना तभी सही बनेगी जब शिक्षक को, एक मिनट, पाठ योजना तभी सार्थक बनेगी, सही बनेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। तो इसका भी सही है डी ऑप्शन। छात्रों के पूर्व ज्ञान का भी पता होना चाहिए शिक्षक को, तब पाठ्य योजना सही बनेगी। और शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, और शिक्षण सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है भाई? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, या गृह कार्य निर्मित करने की आदत पड़ जाती है। देखो, अभ्यास करते हैं ना हम किसी भी चीज़ का, उससे क्या होता है? अपने ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण मिलता है। अपने जो भी ज्ञानेंद्रिय है ना, उनको क्या मिलता है? प्रशिक्षण मिलता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है भाई? वे अनुशासन मानने लगते हैं। दमन करोगे अगर उनके आवेगों का, तो अनुशासन मानेंगे नहीं। उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, हाँ, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है अगर आप उनके दमन करोगे तो। उनकी सृजनात्मक शक्ति भी कुंठित हो जाती है, ये भी सही बात है। तो इसका सही हो जाएगा बी और सी। देखो, उनमें सृजनात्मक शक्ति कुंठित होगी और विद्रोह भावना पनपने लगेगी अगर आप उनके आवेगों का दमन करोगे। तो इसलिए छात्रों के आवेगों का दमन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? देखो, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक तो थे विलियम जेम्स, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रयोजनवादी विधि की विचारधारा किसने दी, प्रयोजनवादी विधि की बात की जाए, तो वो उसकी विचार दिया था जॉन डीवी ने। और उसको धरातल पर कौन लाया था? वो लाया था उनका ही शिष्य किलपेट्रिक। यानी कि प्रयोजनवादी विधि के प्रवर्तक की बात की जाए तो किलपेट्रिक, और विचारक की बात की जाए तो जॉन डीवी। और इसका सही आंसर हो गया विलियम जेम्स। इसमें ध्यान रखना, प्रयोजनवादी विधि और प्रयोजनवाद अलग अलग हैं। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डाल्टन पार्कहर्स्ट को जाता है। ये पार्कहर्स्ट की विधि है शिक्षण की डाल्टन विधि, समझने लायक कोई बात ही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, डीवी। देखो, यहाँ पर इसका सही आंसर तो ऑप्शन है हर्बर्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हर्बर्ट को कहा जाता है, लेकिन सही रूप से अगर पूछा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक होता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को कहा जाता है, थॉर्नडाइक। ये है शिक्षा मनोविज्ञान के सही रूप से जनक तो, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन में, तो हर्बर्ट को मान लेंगे। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह हैं जो स्वयं बालकों जैसा हो। यह कथन किसका है? मेंकेन, अरस्तु, रूसो, जॉन लॉक। देखो, इसका सही उत्तर तो है मेंकेन। इसको याद कैसे रखें? बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह हैं जो स्वयं को क्या बोलते हैं? मैं खुद, मैं से मेंकेन, ऐसे याद रख लेना। और तो कुछ भी नहीं। देखो, परिभाषाएं तो याद करनी पड़ेगी, ऐसे ही कुछ ट्रिक जोड़ के ही याद की जा सकती हैं। इनको याद रखना इतना आसान भी नहीं है, और कार्य तो कोई भी असंभव नहीं है। वैसे करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सॉरी, असंभव कुछ भी नहीं है, मुश्किल होता है। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा
क्या हैं? बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल। देखो कक्षा का संप्रेषण सबसे शक्तिशाली बाधा ये होती है संप्रेषण में, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। अगर शिक्षक का जो स्तर है उस पर हमें भ्रांति होगी तो इससे संप्रेषण सही नहीं होगा, शक्तिशाली बाधा है ये। प्रभावकारी शिक्षण का फलन है, मतलब प्रभावकारी जो शिक्षण होता है वो किसके फलस्वरूप होता है? स्पष्ट तथा यथा तथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का, कक्षा के विलंब नियमित रूप से आना। जो स्पष्ट एवं यथा तथ्य जो तथ्य हैं उसके संप्रेषण का ही प्रभावकारी शिक्षण का फलन है। तो ऑप्शन नंबर ए। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो छोटे बच्चों के लिए आपको पता है मातृभाषा में होना चाहिए शिक्षा का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 78, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ हैं? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य जो पाठ्य सामग्रियाँ हैं उनके अध्ययन से ये लाभ होता है, इससे छात्र के ज्ञान में व्यापकता आती है। गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गणित शिक्षण के लिए एल्गोरिथम ये सबसे उपयुक्त रणनीति मानी जाती है। तो ऑप्शन सी। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन, ये सभी इसके कारण है भाई। देखो छात्र में आपराधिक प्रवृत्ति और युवा में जो अपराधिता का प्रमुख कारण है उसमें आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो उससे अपराधी प्रवृत्ति की ओर जाएंगे वो। अगर मानसिक मंद होंगे तब भी जाने की संभावना रहती है, और वो किसी बात से अगर कुसमायोजित हो जाएंगे तो इससे भी आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए इसका सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये तो पहले पढ़ लिया आपने, उसके छात्रों द्वारा ही उसके प्रयासों, योग्यताओं और व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है शिक्षक का। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था भाई? बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण, व्यावसायिक शिक्षा। तो धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप यही था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों के लिए है। स्कूल अनुशासन निम्न में से किसे प्राथमिक दी जाती है? स्कूल अनुशासन में सबसे पहले प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो नापसंद व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। देखो जो सामाजिक नियम उनका सहर्ष परिपालन करना चाहिए, इसे प्राथमिकता दी जाती है स्कूल अनुशासन में। 85 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, नियमित का कड़ाई से पालन, नियमों का स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों से शोर मुक्त करना। देखो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन होना चाहिए स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। अगला प्रश्न। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसकी रोब, उसकी समय की पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता। तो देखो शिक्षक का वो गुण जिससे छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं वो है उसकी निष्पक्षता। छात्र के प्रति, किसी भी छात्र के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करेगा अगर शिक्षक, तो उससे अन्य छात्र भी क्या होंगे? उस शिक्षक को पसंद करेंगे। अगला प्रश्न। अध्यापक के रूप में आप छात्रों को निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो देखो अध्यापक के रूप में हम छात्रों की निजी समस्याएं जरूर सुनेंगे, सदैव सुनेंगे। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? बताइए। पुस्तकालय का, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन या सभी? देखो टेलीविजन हो या सजा हुआ ड्राइंग रूम हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक अध्यापक बन गया ना तो उसके घर में पुस्तकालय होनी चाहिए, ताकि वो उन पुस्तकालय से वो खुद पढ़ाई करके अच्छे बच्चों को अच्छे से अच्छा जानकारी उपलब्ध करा सके। ऑप्शन ए। 89 नंबर। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो देखो इसमें क्या होगा? शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। अध्यापक का कार्य छात्रों के पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है, अनुराग पैदा करना है। तो अध्यापक का कार्य तो सभी हैं, लेकिन क्या है? अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना।
कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों को ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम जो भी शिक्षण सामग्री दृश्य सामग्री ले जा रहे हैं वो पाठ्य वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए भाई? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इससे छात्रों का विश्वास प्राप्त होगा छात्रों को, अध्यापक को। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो काम में लगन, धर्म, अनुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। तो देखो छात्रों में आत्मविश्वास का विकास आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो ये कहने वाले विद्वान थे थॉमसन। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना। बिल्कुल, कठिन शब्दों को अगर हमें अर्थ समझाना है तो पर्यायवाची बताना चाहिए। उनका वाक्य में प्रयोग करके बताना, हाँ कठिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके बताना चाहिए। उनका विलोम शब्द बताना, जी विलोम शब्द भी बताकर, इससे क्या होगा कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए भाई? सभ्य समाज का लक्षण, विद्या, जीवन का अंतिम लक्ष्य, प्रकाश का स्रोत। तो देखो सभ्य समाज का लक्षण होनी चाहिए ऋग्वेद में, ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती हैं, लोकरंजक भी बनाती हैं, आध्यात्मिक भी बनाती हैं, परिभाषित भी करती हैं। देखो शिक्षा क्या करती है? संस्कृति का परीक्षण तो करती ही हैं, साथ ही साथ उसे समृद्ध भी बनाती हैं। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था भाई बालकों के लिए? गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बालकों को ढालना। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं इसके। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक है ये, मनोविश्लेषणवादी हैं। देखो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। शिक्षण के भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है भाई? देखो अगर अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा तो इससे क्या होगा? छात्रों का ध्यान भी केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में भी आता है और कक्षा में पढ़ाई के प्रति रोचकता भी बनी रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने इन सभी 100 प्रश्नों को देखा 2 पार्ट में, 50-50 के रूप में। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे और मैंने जहाँ तक हो सके अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता हो आपको किसी में कि भाई इसका आंसर गलत बता दिया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। और इस वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और परीक्षा में उनके लिए ये वीडियो अच्छा साबित हो सके, उनके अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता दिला सके। तो मैं आपसे इस वीडियो के साथ विदा लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।